नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का भी शिलान्यास किया। ये पहल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये जारी किए। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। पीएम ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजे लोकसभा के परिणामों का मिजाज पहले ही बता चुके हैं। पीएम ने कहा कि अब तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि 24 में एनडीए का 400 पार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में 100 ही एकलव्य स्कूल खोले थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। पीएम ने जनजातीय समाज के कल्याण को अपना संकल्प बताया। पीएम ने वंचितों और पिछड़ों को अपनी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना का जिक्र किया। पीएम ने कहा, जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। पीएम ने कांग्रेस पर जनजातीय समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्तों की 2 ही ताकत हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। पीएम ने जनता से कांग्रेस की इस साजिश से होशियार रहने को कहा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां मौजूद विशाल जनसमूह ने पीएम का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। यह समारोह गुजरात के मोरबी में स्थित स्वामी जी की जन्मस्थली टंकारा में हुआ। पीएम ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अलग प्रभाव है। पीएम ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मन में भारत को लेकर जो विश्वास था, अमृतकाल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। पीएम ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेश को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।
प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला रखेंगे। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। देश भर के 47 अलग अलग स्थानों पर केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। नवनियुक्त उम्मीदवार आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां 880 से अधिक ई लर्निंग कोर्सेज उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी को यूएई की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी यात्रा होगी। अपने 2 दिवसीय यूएई यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिलेंगे। उनके निमंत्रण पर पीएम मोदी दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यूएई दौरे के दौरान पीएम मोदी आबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण संस्था BAPS द्वारा किया गया है। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लाखों हिंदू समुदाय के आध्यात्मिक आस्था का केंद्र रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। UPI और रुपे कार्ड सेवाओं के लॉन्च के बाद तेज और निर्बाध डिजिटल लेन देन से श्रीलंका और मॉरिशस के लोगों को लाभ होगा। साथ ही तीनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये लॉन्च श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीयों और भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए UPI सेवाओं के जरिए भुगतान को सुगम बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद 100% है। भारत सरकार ने नए युग के प्रभावशाली व्यक्तियों और रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है और 20 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से आवेदन करने की भी अपील की है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के नामांकन के लिए माईगॉव इंडिया ने एक वीडियो भी साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमारे क्रिएटर समुदाय के लिए एक महान अवसर है जो पूरे भारत के असाधारण प्रतिभा को उजागर करता है। पीएम ने इसमें आगे बढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए कुल 14 नामों का ऐलान किया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसमें RPN सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, नवीन जैन के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से समीक भट्टाचार्य, हरियाणा से सुभाष बराला, बिहार से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैसूरू में कर्नाटक भाजपा कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मैसूरू में चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के मैसूरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार अरुण योगीराज को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर,
ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर रहे। चेन्नई में एक यात्रा में भाग लेने के साथ ही उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। असम के गुवाहाटी में भाजपा के वॉल पेंटिंग अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने दीवार पर कमल के चिन्ह को रंग से भी उकेरा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत आज दुनिया का एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों के लिए जो भी निर्णय लिए हैं उसके कारण देश को शक्ति मिली है। इससे जनता खुश है और अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा 100 क्यूब कार्यक्रम पर कहा कि इसका मकसद 2036 तक 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 100 स्टार्टअप स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भारत में उद्यमिता की संस्कृति का लक्ष्य हम साथ मिलकर हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर अभिनेता और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से निष्कासन पर सवाल किया कि क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना और राम का अपमान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सोमवार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेगी। साथ ही स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी कल ही चर्चा होगी। फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू विधायकों की बैठक राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर हुई। बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए बहुमत हासिल करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा वो अपना घर देखें, अपना घर बचाएं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में सदगुरु उदय सिंह जी के साथ जंगे आज़ादी के उदयकर्ता, कूका आंदोलन के जनक एवं महान समाज सुधारक श्री सदगुरु राम सिंह जी के 208वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्हें समर्पित स्मारक सिक्के का विमोचन किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि गौरवपूर्ण जीवन काल में सदगुरु राम सिंह जी ने समाज की कुरीतियों के विरोध में लोगों को एकजुट किया। उनके विचार चिरकाल तक राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। उनके विचार चिरकाल तक राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले और तमिलनाडु आईएसआईएस कट्टरता फैलाने और भर्ती मामले में शनिवार को तमिलनाडु भर में कुल 21 स्थानों पर छापेमारी की। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के गोंदिया में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने दवाइयों के दाम को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की गवाह बनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हो गई थी। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर अपने जवानों के कौशल को निखारने के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन रेंज में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास संचालित किया गया। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में 1.2 करोड़ टन की कमी सुनिश्चित करने के लिए संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों को बायोमास आपूर्ति के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरणों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की सिफारिश की है।
कार विनिर्माता ऑडी ने कहा है कि लाल सागर संकट से उसके लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं, लिहाजा भारत में ग्राहकों को कार की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी 2024 तक सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.30% अधिक है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में गैस की कीमतें गिरने के कारण ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का शुद्ध लाभ 14% गिरकर 9,536 करोड़ रुपए हो गया। दक्षिण गोबी में भारत की सहायता से तैयार हो रही तेल रिफाइनरी परियोजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ये 2026 तक चालू हो जाएगी। हाल ही में मंगोलिया के राजदूत ने बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी। भारतीय पेशेवरों द्वारा वैश्विक चुनौतियों से निपटने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिलिकॉन वैली में नवोन्मेषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए इन पेशेवरों ने एक वैश्विक नेटवर्क के गठन की घोषणा की है। टाटा समूह की कंपनी वोल्टास को कतर में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बकाया मिलने और निष्पादन समय सीमा में देरी के कारण लगभग कंपनी का कतर में 750 करोड़ रुपए फंस गया है। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 4 वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के आकलन में अपने जलवायु संबंधी कार्रवाई और पर्यावरण के प्रति प्रदर्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वित्त वर्ष 2023-2024 की चालू तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम को आयकर रिफंड ऑर्डर से मिले 25,464 करोड़ की राशि मिलने की संभावना है। हाल ही में एलआईसी के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी। देश की रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को मजबूत करने के लिए जीएसएल और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापत्तनम के बीच एक समझौता किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2023-2024 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.25% तय की। अपने यूजर्स को और सहूलियत देने के लिए चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई हर दिन लगभग 100 बिलियन शब्द तैयार कर रहा है। हाल ही में कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस बात की जानकारी दी। 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में गिरावट से कंपनी में निवेश करने वाली जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन को अभी तक करीब $10 करोड़ का घाटा हुआ। ये रकम उसके निवेश की करीब 10% है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों को एआई से जुड़े कानूनी, साइबर और कौशल की कमी जैसे जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरे देश में प्रदर्शन के मोड में आ गई है। निर्दोष फलस्तीनियों के समर्थन में बेरूत में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मार्च में फलस्तीन और लेबनान के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सोमालिया में वहां के सैन्य बलों को प्रशिक्षण देते समय आतंकवादी हमले में संयुक्त अरब अमीरात के 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। मारे गए सैनिकों के पार्थिव शरीर को आज आबू धाबी लाया गया। वहीं आतंकी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए चौथे सैनिक की यूएई पहुंचने पर मौत हो गई। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। कैंसर के बारे में जानकारी देने और अगले कुछ समय तक इलाज कराने के लिए कुछ कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा के बाद किंग चार्ल्स अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा में चर्च में शामिल हुए। फिनलैंड में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पेक्का हाविस्टो ने मतदान किया। अलेक्जेंडर स्टब को इस चुनाव में हाविस्टो के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर माना जा रहा है। मतदान करने के बाद पेक्का हाविस्टो ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मतदान दिवस का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा और फिनिश लोग काफी सोच समझकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हाविस्टो यदि इस चुनाव को जीतने में सफल होते हैं तो फिर वो फिनलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बन जाएंगे।
ईरान में इस्लामिक क्रांति की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई स्थानों पर रैलियों का आयोजन किया गया। रैली में शामिल हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ कई आपत्तिजनक नारे लगाए। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले कर दिया। इस्लामिक क्रांति के 45वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। राइसी ने गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे अमानवीय कृत्यों में अमेरिकी सहयोग का आरोप लगाया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस हादसे में नाइजीरिया के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने देश के युवक और युवतियों के लिए नया फरमान जारी किया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब म्यांमार में 18 से 35 आयु वर्ग के सभी पुरुषों और 18 से 27 आयु वर्ग की महिलाओं को 2 साल तक सेना में सेवा देना अनिवार्य होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 353 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 174 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। पहली बार आयोजित हुई बिम्स्टेक एक्वाटिक्स प्रतियोगिता के खिताब को भारतीय टीम ने किया अपने नाम। थाईलैंड की टीम को मिला दूसरा स्थान। कतर की फुटबॉल टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर एशियन कप फाइनल में जीत दर्ज की। अकरम अफीम ने कतर की ओर से हैट्रिक लगाई। कतर लगातार 2 बार एशियन कप जीतने वाली 5वीं टीम बनी। कतर ने 2019 में भी ये खिताब जीता था। एशियन कप ट्रॉफी जीतने के बाद कतर की फुटबॉल टीम ने ओपन टॉप बस में परेड की। टीम ने अपने प्रशंसकों को ट्रॉफी की झलक दिखलाई। एशियन कप फुटबॉल के फाइनल में हार के बावजूद जॉर्डन के प्रशंसकों को अपनी टीम पर गर्व है। जॉर्डन के प्रशंसकों ने प्रतियोगिता में अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर जश्न मनाया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में आज नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट आमने सामने होंगे। मेजबान आइवरी कोस्ट कड़ी मशक्कत के बाद पहुंची है फाइनल में। ग्रुप दौर में आइवरी कोस्ट को नाइजीरिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेजबान होने के नाते आइवरी कोस्ट को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलेगा। रियल मैड्रिड ने खिताब की दावेदार जिरोना को 4-0 से मात दी। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने ला लीगा के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बनाई। आदित्य रॉय कपूर के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य अगले सप्ताह से अनुराग बसु के निर्देशन में बनने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों की शूटिंग शुरू करेंगे। मायोसाइटिस बीमारी के कारण लंबे समय तक ब्रेक पर रहने के बाद अभिनेत्री सामंथा एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। हाल ही में सामंथा ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD की थीम सॉन्ग की झलक साझा कर दी गई है। एक समारोह के दौरान गीतकार संतोष नारायणन ने 2 मिनट लंबी थीम म्यूजिक को साझा किया। साउथ सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना बहुत जल्द प्रभास के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने रश्मिका फिल्म स्प्रिट में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा सकती हैं। अपनी जादुई आवाज से अवधी और भोजपुरी के लोकगीतों की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाने वाली मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी का आज जन्मदिन है। मालिनी अवस्थी लोकगीतों के अलावा ठुमरी और कजरी में भी प्रस्तुति देती है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म रामायण में अभिनेत्री रकुल प्रीत नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में रकुल शूर्पणखा का किरदार निभाती नजर आ सकती है। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 3 दिनों में फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपए के कारोबार को पूरा किया। अभिनेता महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी साइबर क्राइम का शिकार हो गई हैं। इस फर्जी अकाउंट के जरिए यूजर्स को ट्रेडिंग और निवेश लिंक भेजे जाने के बाद महेश बाबू ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। विश्व सुंदरी रह चुकी मानुषी छिल्लर बहुत जल्द दक्षिण भारतीय फिल्मों के ओर रुख करने जा रही हैं। मानुषी फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
मशहूर रॉक बैंड कैन के जापानी प्रमुख गायक दामो सुजुकी की 74 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। बैंड द्वारा जारी एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। दामो सुजुकी लंबे समय से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।